14 जनवरी देश की नई इबारत लिखने जा रही है, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री कार्यालय का जो पता है, जिसको हम साउथ ब्लॉक के नाम से जानते हैं, जो रायसीना हिल्स पर मौजूद है, वो बदलने वाला है। प्रधानमंत्री का नया कार्यालय सेवा तीर्थ, जिसका उद्घाटन होने जा रहा है कल, और हम उसी रायसीना हिल्स पर है, जो कि ऐतिहासिक मानी जाती है, क्योंकि ठीक मेरे आप पीछे देखेंगे कि पुरानी पार्लियामेंट है और ये नॉर्थ एवेन्यू है। इधर आपको देखेंगे तमाम जो, चाहे इसमें मंत्रालय MHA की हो या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बिल्डिंग हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, यहीं अगर उसके ठीक सामने आप देखेंगे तो साउथ एवेन्यू उसको कहा जाता है। यहाँ पर विदेश मंत्रालय है और रक्षा मंत्रालय के ऑफिस थे। साथ ही साथ जो सबसे अंतिम में राष्ट्रपति भवन के ठीक बराबर में प्रधानमंत्री कार्यालय हुआ करता था। लेकिन अब इसका जो एड्रेस है, प्रधानमंत्री कार्यालय का जो पता है, वो बदलने वाला है। आपको बता दें कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इस क्षेत्र में 3 नए ऐसे विंग बनाए गए हैं, जहां पर अलग अलग लोग रहेंगे। सबसे पहला जो ऑफिस आपको दिखा दूं तस्वीरों में, अपने कैमरामैन से कहूँगा दिखाए। सामने की तरफ जो ठीक बिल्डिंग आपको दिख रही है, वो सेवा तीर्थ के नाम से जानी जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री कार्यालय होगा। उसके ठीक बगल में अगर अब इधर देखेंगे, थोड़ा सा और दाएं को करेंगे, तो वहाँ पर सचिवालय है, जिसमें तमाम जो मंत्री के ऑफिस हैं वो यहाँ पर होंगे। प्रधानमंत्री के जो ऑफिस के लोग हैं वो यहाँ बैठे हुए रहेंगे। ठीक इसके पीछे NSA का ऑफिस रखा गया है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA डोभाल का रहेगा। क्योंकि ये बहुत ऐतिहासिक इलाका है। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, कई साल पुरानी बिल्डिंग है, क्योंकि अंग्रेज़ों के ज़माने की ये बिल्डिंग है। तभी से लेकर अब तक इसमें तमाम ऑफिस थे, वो चलते आ रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन सभी को बदलने का एक काम किया है। उनका कहना है कि ये दरअसल जो इमारतें हैं, इमारतें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनका जो इतिहास है वो दरअसल अंग्रेज़ों से जुड़ा हुआ है। हमारे भारतीय इतिहास के अनुसार देखा जाए तो राजनीति के तौर पर जो इमारतें हैं वो नहीं बनी हुई थी, उसी को बदलने का काम किया है। आज हम एक बेहद खास मेहमान से चर्चा भी करेंगे इस बारे में कि इस पूरे इलाके में जितनी भी पुरानी इमारतें थी, चाहे पुरानी पार्लियामेंट हो, ये नॉर्थ एवेन्यू साउथ एवेन्यू का इलाका हो, ठीक मेरे सामने आप देखेंगे कि नई जो पार्लियामेंट है वो बनी हुई है। बड़ा सा एम्बलम ऊपर रखा हुआ है, वो जो एक चिन्ह है यहाँ पर दर्शाता है कि किस तरीके से भारतीय राजनीति का जो एक मंदिर है वो यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। अनिल सागर मेरे साथ हैं, उनसे हम जानेंगे। वरिष्ठ पत्रकार हैं, चूँकि वो इस क्षेत्र से बखूबी मिले हुए हैं, सालों से यहाँ पर उन्होंने रिपोर्टिंग की है, पत्रकारिता की है, जानते हैं कि एक बिल्डिंग का क्या महत्व रहा है, क्योंकि लंबा अनुभव इनका रहा है। अनिल जी, बहुत स्वागत है स्टेट मिरर के इस खास प्रोग्राम में। धन्यवाद, थैंक यू। अनिल जी, हम जब भी पत्रकार लोग इस जगह पर आते हैं तो गर्व महसूस होता है, लेकिन अब कहीं और ज़्यादा आपको लगता है गौरवान्वित करने वाली वो चीज़ें यहाँ पर बन गई हैं जो पहले नहीं थी। पहले भी इमारतें थी, इनका अलग इतिहास रहा है। आप इन पूरी पुरानी इमारतों को, नई इमारतों को किस तरह देखते हैं? देखिए, ये बड़ी रोचक इतिहास है इस जगह का। जिस जगह हम खड़े हुए हैं ये विजय चौक है, और जब हमारी विजय हुई, यानी जब जंग आज़ादी के बाद जब आज़ाद भारत बना और 1911 में जब भारत की राजधानी का दर्जा दिल्ली को मिला और दिल्ली शिफ्ट हुई, तो 1911 में सर एडवर्ड लुटियन ने इस पूरी जगह की एक प्लानिंग की थी। उन्होंने इस पूरे इलाके को प्लान किया था। ये विजय चौक है, यहाँ भारत के प्रथम नागरिक यानी राष्ट्रपति रहते हैं। थोड़ा अगर दिखाएं जरा राष्ट्रपति। ये पूरा 3 किलोमीटर का एरिया है। जब हम उल्टे हाथ पर राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट की तरफ चलते हैं तो उल्टे हाथ पे जो इलाका है उसको नॉर्थ ब्लॉक कहा जाता है, और सीधे हाथ पर साउथ ब्लॉक है। क्योंकि वो नॉर्थ दिल्ली की तरफ उसका चेहरा है तो वो नॉर्थ ब्लॉक है, और साउथ दिल्ली की तरफ है तो वो साउथ ब्लॉक है। देखिए, ये जानकारी बहुत कम लोगों को होगी, जैसे बता रहे हैं अनिल जी की, क्योंकि नॉर्थ दिल्ली की तरफ ये इलाका लगता था, नॉर्थ दिल्ली नॉर्थ ब्लॉक इसको कहा गया। वहीं साउथ दिल्ली, जहाँ पर प्रधानमंत्री का कार्यालय है, साउथ दिल्ली से मिलता तरफ इलाका है, तो उसको साउथ दिल्ली कहा गया। क्यों? मज़ेदार बात यह है जितेंद्र की, जो नॉर्थ ब्लॉक है उसमें बीच में एक रास्ता जाता है, जो नीचे केंद्रीय टर्मिनल मतलब दफ्तर के नाम से बहुत मशहूर रहा है। वो बस टर्मिनल था, और वहाँ पूरे इलाके से वो एक तरीके से एक सेंट्रल हब था। वहाँ DTC की जितनी भी सार्वजनिक परिवहन की बसें थी वो वहीं से चलती थी। तो जिनको भी जाना होता था तो यहाँ पे लगभग 25-30 हज़ार सचिवालय के नाम से बसें चलती थी। सचिवालय के, आपको याद होगा, अभी भी चलती हैं, लेकिन अब वो केंद्रीय सचिवालय का जो बस स्टैंड है उसका स्वरूप बदल गया है। अब वहाँ अंदर से निकल करके जाया करते थे पहले यहाँ DTC की बसें भी आया करती थी। तो जैसा मैं बता रहा था कि जो सीधे हाथ पे कार्यालय हैं उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री है, PM ऑफिस है, इसके अलावा MEA का ऑफिस है, विदेश मंत्रालय है, उसके सामने वाली साइड में वित्त मंत्रालय है, गृह मंत्रालय है, तो महत्वपूर्ण जो प्रमुख मंत्रालय हैं सरकार के। मैं दूसरी तरफ अगर राजनीति की बात करूं तो कहा यह जाता है कि जिसकी सत्ता है, पहाड़ पर जो काबिज है, सरकार उसकी है। तो अगर आप ध्यान दें, जब गठबंधन राजनीति हुई तो ये
तय कर लिया जाता था कि पहाड़ की मिनिस्ट्री किसी को नहीं देनी है। अब पहाड़ की मिनिस्ट्री का मतलब यही था कि गृह मंत्रालय नहीं देना है, विदेश मंत्रालय नहीं देना है, रक्षा मंत्रालय नहीं देना है। हालांकि गठबंधन की राजनीति की मजबूरियां रही हैं जो अलग अलग दलों को मिलती मिलाती रही हैं, वो एक रहा है। अब अगर मैं बात करूं इतिहास और भविष्य की, तो यहाँ पर दो तस्वीरें बड़ी स्पष्ट हैं। एक तरफ इतिहास है भारत की संसद, आप अगर उसके ऊपर पुरानी संसद जिसको हम कहते हैं, आप अगर उसके ऊपर वाला टॉम देखेंगे तो आपको वो दिखेगा जो ब्रिटिश एक हमारा ईरा का जो एक वास्तु था, वो उसकी छाप दिखती है। सेंट्रल हॉल उसी को कहते हैं शायद। जी हाँ, बिल्कुल। और यही छाप आपको नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में भी दिखेगी। हालांकि ऊपर जो है, जो उसका टॉम है, अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ब्रिटिश वास्तु की झलक नज़र आती है। लेकिन जो भविष्य है, भारत का उज्जवल भविष्य है, जो भारत की मजबूत जो एक भविष्य दिखाई देती है, वो आपको हमारा जो नया जो संसद जो दिख रही है, सत्यमेव जयते जो सामने नज़र आता है, और उसके ऊपर हमारा शेर दहाड़ता हुआ जो दिखाई देता है तिरंगे के साथ में, वो भारत की जो भविष्य की नींव है वो है। चूँकि मोदी हमेशा ये चाहते हैं, या उनका एक सोचना है, हाँ, एक जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है, वो ये उनका एक विज़न है कि जो भविष्य है हमें उसकी तरफ देखना है, इतिहास को भूलना नहीं है। उन्होंने जिस जगह को ये छोड़ करके जाएगा प्रधानमंत्री कार्यालय, वहाँ 1857 से लेकर के 1947 तक आज़ादी की पूरी कहानी की इनको म्यूजियम बनाने की तैयारी की जा रही है। संग्रहालय बना करके दिखाया जाएगा ताकि लोग आएँ और देखें। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो आपने अभी दिखाया है, वो जो नई बिल्डिंगें बनी है, ये भारत का भविष्य। आप देखिए, इसमें जो है ना, आप देखेंगे तो बड़े भव्यता नज़र आ रही है। इसमें बड़े बड़े पिलर्स हैं, एक भारतीय जो पत्थर है, भारतीय पत्थर जो हैं, राजस्थान के जो पत्थर है वो आपको नज़र आ रहे हैं। इसमें विदेशी पत्थर नहीं लगा है। आप देखिए, रेड स्टोन जो है वो भारत का अपना कोटा स्टोन कहते हैं। कोटा स्टोन जिसको कहते हैं, वो भारत का पत्थर है। अब ये पूरा सेंट्रल विस्टा जो है लगभग 3 किलोमीटर एरिया में है, जहाँ पर कई बारी करीबन 25 से 32 हज़ार यहाँ पे कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी काम करते हैं। कृषि मंत्रालय है, रेल मंत्रालय है, सेना भवन है, बहुत सारे मंत्रालय हैं यहाँ पर। एक सवाल मेरा ये भी है, क्योंकि मंत्रालय सारे यहाँ पर हमने देखे हैं, और आप लगातार यहाँ पर कई वर्षों से आते रहे हैं, ऑफिस में गए हैं। उन ऑफिस की, पुराने ऑफिस की अगर बात करूं और नए ऑफिस की अगर बात करूं, तो कितना अलग रहने वाले हैं? देखिए, मुझे लगता है यहाँ पर जो है न्यू सिक्योरिटी सिस्टम है, नए सिक्योरिटी सिस्टम है, नए ऑफिसेज हैं, नई इंफ्रास्ट्रक्चर है। मेंटेनेंस कॉस्ट जो है इनकी बढ़ती जा रही थी, यहाँ पर इनके पुराने सिस्टम है, पुराना सिक्योरिटी सिस्टम है। इन बिल्डिंगों में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है, जबकि इन बिल्डिंगों में वो गुंजाइश रखी गई है। यहाँ पर नए आधुनिक तौर तरीके अपनाए जा रहे होंगे। यहाँ पर जैसे बिल्डिंग में केबलिंग है, इंटरनेट की वायरिंग है, यहाँ पर वो सब डालने में बहुत समस्या आ रही है। सुरक्षा के लिहाज से देखा तो जो बुलेट प्रूफ शीशे होते हैं वो लगाने की बात की जा रही है, सब में वो लगी है। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं बताना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है वो सार्वजनिक नहीं होनी चाहिए सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए। लेकिन ये सही है कि ये पूरा इलाका, यहाँ पर फेंसिंग ऐसी होगी जिसमें कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा। यहाँ पर एंट्री के लिए 4 लेयर सिस्टम, सिक्योरिटी सिस्टम होगा, बिना बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी के जरिए शायद ये सब एक्सेस। इसलिए आपको बोला कि आईटी और एआई का उपयोग यहाँ होना लाजमी है, वहाँ वो सब होना लाजमी नहीं था, या जितना हो रहा था। हालांकि मैनुअली यहाँ भी सिक्योरिटी बहुत सख्त रहती है, सख्त पहरा रहता है, लेकिन जो नए ऑफिस बनेंगे उनमें बहुत सारा सिक्योरिटी सिस्टम पहले से अपग्रेडेड होगा। सवाल ये भी रहता है कि जो हमारे विपक्षी दल हैं वो लगातार ये सवाल भी उठाते रहे कि इतनी ऐतिहासिक इमारतें हैं पुरानी, चाहे राष्ट्रपति भवन हो, साउथ ब्लॉक हो, नॉर्थ ब्लॉक हो, या पुरानी पार्लियामेंट हो, आखिर मोदी को ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि उन्होंने नई इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत पड़ गई, नई ऑफिस बनाने की ज़रूरत पड़ गई? वो तो कहते हैं फजूल खर्ची है ये। देखिए, ये सही है, राजनीति में विपक्ष की आवाज़ होनी चाहिए और विपक्ष को बोलना भी चाहिए और सही मुद्दों पर बोलना चाहिए। अब सरकार का एक काम है कि वो जन कल्याण के काम करे, जन परोपकारों के काम करे, और मुझे लगता है कि सरकार ने अगर ये तय किया तो उसके अपने नज़रिए रहे होंगे। ये सही है, भारत अब वो भारत नहीं है जो सिर्फ गिड़गिड़ाता रहे,
अंग्रेज़ों के या विदेशी ताकतों के सामने झुका रहे। मुझे लगता है ये हर भारतीय को अब ये समझना चाहिए कि भारत जो है वो अब बदल गया है। मजबूत भारत बन के खड़ा हो रहा है और ये स्वाभिमान हर भारतीय के अंदर आना चाहिए। विपक्ष के सवाल खड़े करना आपको लगता है कहीं ना कहीं भारत की इंटरनल पॉलिटिक्स को दिखाता है विदेशों में कि इनमें आपस में ही एक तरीके से समन्वय नहीं है, एक दूसरे की काट करने में लगे रहते हैं, जबकि अच्छा है कि नई इमारतें बन रही हैं, तो दिक्कत क्या थी इसमें? देखिए, नई इमारतें बनने के बहुत सारे कारण होते हैं। मुझे लगता है जब नई इमारत बनती है तो यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता है, लोगों का धंधा व्यापार बढ़ता है और जो इमारतें छोड़ करके आ रहे हैं वहाँ भी जनता तो जा ही सकेगी। ये मन में एक सवाल है कि हम कुछ नहीं कर पाए, हमने इमारतें नहीं बनाई, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने एक नई परिपाटी गढ़ दी है कि भाई सारी इमारतें मैं नहीं बना के जा रहा हूँ अपने कार्यकाल में। देखिए, एक चीज़ तो तय है, नरेंद्र मोदी अपनी परंपरा खुद स्थापित करने के लिए पहचाने जाते हैं और उन्होंने कई मामलों पर यह करके भी दिखाया है। जहाँ तक विपक्ष की बात है तो विपक्ष को ये मुद्दे कहीं ना कहीं उठाने तो चाहिए ही, क्योंकि अगर मजबूत विपक्ष नहीं होगा तो सत्ता पक्ष जो है निरंकुश हो जाएगा। तो अगर विपक्ष ये मुद्दे उठा रहा है तो हो सकता है कल को जो ये बातें हैं उसको सरकार एड्रेस करे और वो बताए कि इनकी ज़रूरत थी इसलिए ये बनाई गई हैं। अनावश्यक खर्च या अनावश्यक चीज़ों से तो सरकार को भी बचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि करीब 20,000 करोड़ का पूरा इसका प्रोजेक्ट का खर्चा था, बताया जो सरकार ने तय किया था, क्योंकि विस्टा प्रोजेक्ट बनाया गया है, प्रधानमंत्री कार्यालय भी बन गया है और उनका जो निवास स्थान है वो भी चेंज होने वाला है। देखिए, ऐसा है, वहाँ पर अभी जहाँ पर हैं वहाँ कई आवास थे, सरकारी आवास, उनको लेकर के ये पूरा कॉरिडोर बना हुआ था जिसको हम पीएमओ कहते थे, ठीक है, पीएम आवास कहते थे। अब यहाँ पर नया सिस्टम जो होगा वहाँ नई एंट्रीज होंगी, नए तरीके से आने जाने का सिलसिला होगा और सेंट्रल विस्टा जो प्लान किया गया वो इसीलिए प्लान किया गया है क्योंकि इन इमारतों में अब वो जगह नहीं है, वो एक्सपेंशन की गुंजाइश नहीं है। ये इमारतें सर एडवर्ड लुटियन साहब ने 30s में बनाई थी। अब हम 2 साल होने वाले करीब एग्जैक्टली 2030 में आने जा रहे हैं। तो भव्यता अनिल जी अभी भी ऐसा लगता है कि बहुत शानदार तरीके से बनाई गई, शायद इसीलिए सरकार ने इनको जरा सा भी डिस्टर्ब करने की नहीं सोची है। ये इमारतें ऐसी ही रहेंगी और मुझे लगता है हमारे इतिहास की याद दिलाती रहेंगी और ये याद दिलाएंगी कि हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने संग्राम लड़ा, ये देखिए, ये जो गाड़ी जा रही है ये सेना की गाड़ी है। सेना का हर सिपाही, आज इतनी सर्दी पड़ रही है, वो जो सरहद पर खड़ा हुआ है, ये उनके कुर्बानियों की याद दिलाएगी। और ये वो ऐतिहासिक पथ है जहाँ से अभी 26 जनवरी की परेड भी होने वाली है। बिल्कुल, ये वो ऐतिहासिक पथ है जहाँ से मैं कहूँगा भारत शुरू होता है, या यूँ कहें कि जो पहला गाँव है माने, वहाँ से अगर भारत शुरू होता है तो ये वो पथ है जहाँ से प्रथम राष्ट्रपति जो है, प्रथम नागरिक हैं इस देश के, वो अपनी यात्रा शुरू करते हैं इस देश में निकलने के लिए। तो ऐतिहासिक इंडिया गेट भी है और ये वो इंडिया गेट है जो हमें बिल्कुल, जो हमारे शहीदों को याद करता है, जो हमारे विश्व युद्ध के शहीदों को याद करता है, जो हमें याद दिलाता है कि ये अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे, याद करो कुर्बानी, एग्जैक्टली, जो अंग्रेजी हुकूमत ने हमारे ऊपर जो जुल्म किए थे या हमने जो संग्राम लड़े हैं उनमें हमारी जो शहीदी हुई है, हमारा जो खून बहा है, वो यहीं इसी मिट्टी में है और इस मिट्टी को अब हमें सींचना है, आगे लेके जाना है, आधुनिक भारत दिखाना। भारत सिर्फ वो सपेरे और बीन बजाने वालों का देश नहीं है, भारत कहीं आगे बढ़ गया है। भारत आज आईटी में सुपर पावर है, भारत आज एआई में सुपर पावर है, भारत आज मेडिकल में सुपर पावर है, भारत आज इंफ्रास्ट्रक्चर में सुपर पावर बन रहा है, भारत आज हवाई जहाज देख लो आप, हर क्षेत्र में। अब ये हीन भावना से हमें निकलना पड़ेगा कि भारत अब वो भारत नहीं है। हाँ, कमियां हो सकती हैं, राजनीतिक देश विदेश हो सकते हैं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप लगाए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो काम है, वो आगे बढ़ने चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए, देश का हर युवा आगे बढ़ना चाहिए, देश के युवाओं को रोजगार मिलना चाहिए, देश की महिलाओं को सशक्तिकरण होना चाहिए उनका, इसलिए निरंतर विकास होना चाहिए। कुल मिला के बिल्कुल मैं कहूँगा कि लोगों में ये विश्वास होना चाहिए कि सरकार काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है और विकास होना चाहिए ताकि उनके अंदर ये विश्वास और बढ़े। विकास ही है राजनीति के साथ साथ जो इमारतों का विकास भी इस क्षेत्र में हुआ है पूरा। अब मुझे लगता है कि ये विकास जो है हमें भारत की विकसित जो नई दिशा यात्रा जो है उसकी तरफ दिखाता है। कि सवाल आपसे ही है, क्योंकि आप भी लंबे तौर से पत्रकारिता की है, आपने इन सभी दफ्तरों को छाना है, जब आप पहली बार इस क्षेत्र में आए थे, इस सड़क पर आए थे, रायसीना हिल्स पर या विजय चौक पर, क्या यादें उस समय की और अभी की क्या लग रहा है आपको? कितना बदल गया है? बदल तो काफ़ी कुछ गया है, लेकिन आपके जहन में कुछ यादें हो अपनी जो हमें बता सकें? देखिए, ऐसा जब इस जगह पे आके खड़े होते हैं, आज भी
जब मैं अभी आकर के खड़ा हूँ, आपने जब मुझे आमंत्रित किया और मैं आया, तो यहाँ आकर के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ एहसास होता है कि हम वाकई इस देश की, जिसकी शान जो है दुनिया पहचानती है, ठीक है, हमारी हमारे हमारे जवान, हमारे किसान, ठीक है, जिन्होंने बहुत मेहनत की, हमारे युवा जिन्होंने इस देश को बनाने में बहुत मेहनत की है, हमारे राजनेता, हमारे नौकरशाह अधिकारी, इन सब ने मेहनत की। और जो कामचोर नौकरशाह हैं, अधिकारी हैं, वो भी सुन लें कि इस देश को बनाने में आपकी भूमिका बहुत ज़रूरी है, और अगर आपने अभी भी ध्यान नहीं दिया तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे, आप इस सिस्टम से बाहर निकाल दिए जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है हर आदमी को, हर युवा को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, हर व्यक्ति को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, हर भारतवासी को अपना कर्तव्य निभाना चाहिए, और इस देश की आन बान शान को हमेशा हमें आगे लेकर के चलना है, ताकि इस इतिहास को भव्य और सुंदर भविष्य बनाया जाए। कई सौ अगले सालों के लिए शायद भविष्य की नींव रख भी दी गई है इन इमारतों के द्वारा। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है कि ये इमारतें जो हैं हमें एहसास कराएंगी कि अभी तो यात्रा शुरू हुई है, ये सफ़र अभी शुरू हुआ है, बहुत दूर जाना है। ये विकास जो है गांव गांव तक लेके जाना है, कन्याकुमारी के छोटे से पंचायत में लेकर के जाना है, केरल के गांव में जाना है, कलकत्ता जाना है, पश्चिम बंगाल जाना है, कश्मीर जाना है, कटक जाना है, कच्छ जाना है, राजस्थान जाना है, हर देश के हर राज्य में, हर पंचायत में पत्रकार की भावनाएं हैं जो निकल कर सामने आ रही, क्योंकि ये वो जगह है जहाँ से हम जैसे पत्रकार जो कि पत्रकारिता करते हुए हैं, लंबा समय लीजिए कहाँ गुजरा है, जानते हैं इस क्षेत्र की अहमियत क्या है, और तभी उनके अंदर से ऐसी भावनाएं निकल कर आ रही हैं देशभक्ति की। जो ऐतिहासिक चेंज यहाँ पर इन्होंने देखे हैं अपने पिछले 20-30 साल के लंबे करियर में, वो किस तरह बयान कर रहे थे। तो ये वो इलाका है, आपको बता दूं, रायसीना हिल्स को कहा जाता है। विजय चौक पर ठीक हम खड़े हैं, ठीक मेरे सीधे हाथ पे देखेंगे राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, प्रधानमंत्री कार्यालय था यहाँ पर, और ठीक मेरे पीछे इधर दायां तरफ देखेंगे तो इंडिया गेट दिखता है, बड़ी सी इमारत है। और जो नई इमारतें यहाँ पर प्रधानमंत्री ने गढ़ी हैं, नया पार्लियामेंट हमारा है, नया पार्लियामेंट यहाँ पर आपको दिख जाएगा, सत्यमेव जयते उस पर लिखा हुआ है, बड़ा सा एम्बलम है। ठीक उसके बगल में आपको दिखेगा यहाँ पे पुरानी पार्लियामेंट जो कि गोलाकार वृत्ताकार में बनी हुई है। ये कुछ ऐतिहासिक इमारतें थी जो पुराने समय से चली आ रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक नई यहाँ पर लाइन लिखी है कि नए विकास की ओर हम बढ़े हैं। जब भारत इतना तेज गति से आगे बढ़ रहा है तो पुरानी इमारतों को कहीं ना कहीं सजने की ज़रूरत है, और सजने के लिए उन्होंने बाकायदा उनको सभी को म्यूज़ियम बनाने की बात कही है। और ठीक मेरे उल्टे हाथ की तरफ दिखाऊँ आपको मैं, जो नए कार्यालय बने हैं, सामने की तरफ जो पहली बिल्डिंग देखेंगे आपको 3 विंग में इनको बांटा गया है। ABC जो A बिल्डिंग है वो प्रधानमंत्री कार्यालय है, जबकि दूसरी बिल्डिंग सचिवालय रखा गया है। तीसरी बिल्डिंग जो राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं अजीत डोभाल, उनके साथ जितने भी कर्मचारी करने वाले हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर अपना डिस्कशन करते हैं, रणनीति बनाते हैं, किस तरीके से इस देश की रक्षा की जाए, उसको लेकर ये तमाम नए भवन बन रहे हैं। साथ ही साथ आप इधर देखेंगे कि सेंट्रल विस्टा के तहत जितने भी सचिवालय हैं मंत्रालयों के, वो बनकर तैयार हो चुके हैं। कई मंत्री उनमें बैठना शुरू भी हो चुके हैं। जितेंद्र देखिए, यहाँ जी अनिल जी, एकदम इंडिया गेट है, और हमारे पीछे राष्ट्रपति भवन है, और यही पूरा सेंट्रल विस्टा का एरिया है। तो मैं हर देशवासी को मुबारकबाद देता हूं इस कामयाबी के लिए, और मुझे लगता है कि मैं उनसे ये अपील भी करूंगा कि हम सब अपना अपना योगदान देते हैं। और जय हिंद। जय हिंद। देखिए, जय हिंद कह के एक पत्रकार ने अपनी बात को ख़त्म किया है, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक जगह है, और ऐतिहासिक जगहों पर ऐसी जब बातें निकल कर सामने आती हैं तो कहीं ना कहीं गर्व महसूस होता है। और गर्व करने के लिए भी प्रधानमंत्री ने जिस तरह की यहाँ पर नई इमारतों की एक नींव रख दी है, वो अपने आप में ऐतिहासिक है, और आने वाले कई सालों तक उनको इस तरह याद किया जाएगा कि जो नई इमारतें बनाई गई हैं वो नए युवा भारत की एक नई तस्वीर है। और जो पुरानी बिल्डिंगें थी कहीं ना कहीं उनको अब म्यूज़ियम के तौर पर हमारे देश की जनता देख पाएगी। कैमरामैन अखिल के साथ जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर के लिए।